Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series of crash course which is called as Achievers course. तो हमने historical underpinnings का part 1 कर लिया था and now the aim over here is कि हम historical underpinnings का second part करेंगे to try and understand कि कैसे हम एक limited period of time में we'll be able to cover the maximum syllabus. So welcome to this course. I am Dr. Siddharth Arora. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे सिड लाइव SIDLIVE कोड से जाना जाता है. तो जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, जब भी आप किसी कॉम्बैट कोर्स का स्पेशल क्लास का पार्ट हो, तो मेक श्योर दैट यू यूज़ द कोड सिड लाइव. सो मैंने आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आया हुआ हूँ, सो यू कैन ऑलवेज सी दिस. ये फर्स्ट कोर्स इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी. तो अगर आप अनअकैडमी के ऐप पर जाएंगे और अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे. अब इन कोर्सेज को करना कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी कोर्स A to Z सारे के सारा पॉलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स से लेकर कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स टॉपिक तक मैंने कंप्लीट डिटेल में किया हुआ है. इसमें सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स, इशूज एटसेट्रा वी हैव डेल्ट विद दिस पार्ट. सिमिलरली एक और कोर्सेज विच इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस. अब इन्हीं के अलग अलग नाम मिल जाएंगे, जैसे चैंपियंस कोर्स मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है. और इसमें भी मैंने सारे पॉइंट्स किए, राइट फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस से लेकर वेलफेयर स्कीम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट. कंप्लीट IR कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस का कंप्लीट कोर्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपको उसी प्रोफाइल सेक्शन में दिख जाएगा. मेक श्योर दैट यू सी दिस. सारे टॉपिक्स यूनाइटेड नेशन से लेकर इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट इन दिस पार्ट. अब मैं आप लोगों के लिए एक अलग ही कोर्स भी लेकर आया हूँ, दैट इज द ऑप्शनल कोर्स. तो ये तो हो गया GS का कोर्स, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स. और एक अलग से कोर्स है विच इज एन ऑप्शनल कोर्स ऑफ PSIR. सो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस. जो लोगों ने ऑप्शनल ये ऑप्ट किया है, तो बेटा तुम्हारे लिए कंप्लीट कोर्स, और उसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया ताकि तुम्हें पता भी ना चले कब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाए. इन अदर वर्ड्स, हम उसको इतने अच्छे तरह से मैंने डिवाइड किया इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ मंथ्स, ताकि तुम्हें धीरे धीरे पूरा ऑप्शनल कोर्स खत्म हो जाए. और इन सब के साथ इंटेंस MCQ आंसर राइटिंग सेशन भी होगा. सो सिर्फ तुम्हें जो करना है वो इस कोड को याद रखना है, SIDLIVE. चाहे तुम प्लस क्लासेस लो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, तो इस कोड को याद रख लो, सिड लाइव SIDLIVE, ये मेरा कोड है. चाहे तुम प्लस क्लास लो, चाहे आइकॉनिक क्लासेस लो, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो बेटा टाइम वेस्ट मत करो. और दोज ऑफ यू जो लोगों को ऑप्शनल कोर्स की ज़रूरत है, इन अदर वर्ड्स, अगर तुमने GS कोर्स ले लिया तो ठीक है भाई, लेकिन ऑप्शनल कोर्स, अगर तुम ऑप्शन पढ़ना चाहते हो हमारे साथ, तो ऑप्शनल का कोर्स. सो ये ऑप्शनल और GS को अलग अलग लेने के बजाय एक कॉम्बिनेशन कोर्स ले लो, तो उससे क्या होता है, तुम्हारे पैसे बच जाते हैं. सो यू कैन टेक अ 24 मंथ कोर्स और अ 36 मंथ कोर्स एंड यूज द कोड सेड लाइव. यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. तो मेरा काम है तुम्हें समझाना, एंड दिस इज अ न्यू वेंचर बाय और a new initiative by Unacademy, which is the last mile program. We will help you out through the entire context of interview preparation. So achievers course ये है. अब ये achievers course क्या है? ये crash course है. अब ये crash course तो भाई crash course होगा, तो फिर कैसे होगा? मैं इसमें तुम्हें interconnection of facts दिखाऊंगा. ओके, तो जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर तुमको सब्जेक्ट समझ में नहीं आए. तो I'll try and merge it with you कि यार मैं तुम्हें फैक्ट्स भी बता दूंगा, इवेंट्स भी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट्स भी बता दूंगा, लेकिन उसको इंटरकनेक्शन भी साथ में समझा दूंगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज सिट बैक, रिलैक्स एंड अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग. प्रोग्राम ऐसा है दैट अगर तुमने ऑलरेडी मुझसे पढ़ा हुआ है, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है रिवाइज करने का. और अगर तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, तो तुमको एटलीस्ट 360 डिग्री व्यू आ जाएगा कि हाँ भैया ये पढ़ना कैसे है. सो एटलीस्ट यू विल नो दिस. तो ये देखो, ये क्या है, 360 डिग्री व्यू. ओह, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंजॉय दिस एंड यू विल हैव फन. तो मैं इतना तो यकीन दिला सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ एवरी सेशन यू विल कम आउट ऑफ दिस वाइजर, मोर इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि UPSC में फैक्ट्स के मार्क्स नहीं मिलते, इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स मिलते हैं. तो इंटरकनेक्शन के लिए अगर तुम तैयार हो,
तो हम भी तैयार हैं, बिल्कुल सही बात है। सो मेक श्योर कि अगर तुम इसको और डिटेल में इसको करना चाहते हो, यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द बेसिक्स, तो ये नीचे you can see this part that you have to use the code SIDLIVE SIDLIVE और ज्वाइन करो। तो बेटा यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तुमने इतना अच्छा फैसला किया कि तुम इंडिया के फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, टेक अ वाइज डिसीजन एंड ज्वाइन अस नाउ। बाकी तुम्हारी मर्जी एंड हम तुम्हारा लास्ट डे तक साथ देंगे। द डिसीजन इज योर्स। तो आज हम करेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पार्ट 2। तो पार्ट 1 अगर तुमने मिस कर लिया है तो एक बार जाके वो वीडियो देख लो। तो हमने उसमें पार्ट 1 में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स करते करते इंडियन काउंसिल्स एक्ट तक खत्म कर दिया था। सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हमने स्टार्ट किया था, उसमें वो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे भागते आई थी। अच्छा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर हमने रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, ओके, ऑफ 1858 और इंडियन काउंसिल्स एक्ट हो गया। तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि तुमने सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा हो तो एक बार क्या फ़र्क पड़ता है, यूट्यूब पे ही तो है, राइट। क्विकली जाकर एक बार वो देख लो ताकि ये स्टोरी कंप्लीट हो। सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट अगर तुमने कनेक्ट करना सीख लोगे। सो लेट अस हैव द स्टडी प्लान फॉर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। आज हम करेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के बाद की कहानी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर पूरी वो कथा जिसमें कि क्रिप्स मिशन हुआ, माउंटबेटन प्लान हुआ, फाइनली एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर वो बड़ा दिन आया ऑफ 1947 जब हिंदुस्तान हमारा प्यारा, मेरा प्यारा इंडिया आज़ाद हो गया। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। एंड वेलकम। तो नोट्स निकाल लो भैया, ऑलराइट, और अच्छा से पेन ले लो और मार्क करना स्टार्ट कर दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मेक श्योर दैट यू मेक एवरी पॉसिबल नोट्स ऑफ दिस पार्ट। हैंड रिटन नोट्स बहुत दूर तक साथ देते हैं। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे। तो कहानी स्टार्ट हो रही है, थोड़ी भारी आवाज़ में बोल रहा हूँ, कहानी स्टार्ट हो रही है, ओके। तो कहानी स्टार्ट हुई एज द एंड ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, ओके। प्लीज़ ध्यान से सुनो, हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को क्रॉस कर चुके हैं, मॉडल रिफॉर्म्स हो चुका है, सेपरेट और कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इंडिया में एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉडल रिफॉर्म्स ने जो बीज डाला उसका हमको बहुत देर बाद खामियाजा भुगतना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन। लेकिन फिर एक अजीब सी बात हुई। क्या अजीब सी बात हुई? ब्रिटिशर्स को पता नहीं था क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, महात्मा गांधी आने वाले। सो महात्मा गांधी इंडिया में आए और महात्मा गांधी ने इंडियंस को इंस्पायर किया कि सबसे पहले हमको एक फेडरेशन बनाना पड़ेगा। ओहो, ये फेडरेशन कहाँ से आ गया? फेडरेशन क्यों बनाना? फेडरेशन इसलिए बनाना ताकि जो हमारे दो सिचुएशंस है, आई होप तुम्हें आइडिया है कि इंडिया में तब दो चीज़ें थी, वन वॉज प्रोविंसेस एंड वन वर द रजवाड़ास, जिनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। और ये दोनों की स्थिति थोड़ी अलग अलग थी। कैसे? जो प्रोविंसेस थे दे वर एक्चुअली कॉलोनीज। आप भी बोलोगे सर कमाल करते हो, नहीं मतलब कमाल हो गया है ना, मतलब कौन सी बड़ी कितना ज्ञानवर्धक बात बता दी आपने। प्रोविंसेस मतलब कॉलोनीज थे, तो प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे, एक्चुअली नहीं थे। हाँ, अभी तुमको सरप्राइज लगा होगा। तो एक्चुअली प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट ट्रू ब्लू कॉलोनीज, दे हैड एन अरेंजमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्यूजरैंटी विद द ब्रिटिशर्स। तो ये लोग पार्शली ऑटोनोमस थे इन अ वे कि इंटरनल मैटर्स में द राजाज, रजवाड़ाज, नवाब, निज़ाम, ये सब लोग ना दे कुड टेक वट एवर डिसीजन। एक्सटर्नल डिसीजंस लाइक द एक्सटर्नल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एट्सेट्रा, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, जबकि प्रोविंसेस सही मायनों में कॉलोनीज थे। तो जो मैं बोल रहा था ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट ये था कि फिर महात्मा गांधी समझ गए कि हमें फेडरेशन बनाना पड़ेगा, प्रोविंसेस को और बस क्या हुआ, ऑटोनॉमी मांगनी पड़ेगी, और प्रिंसली स्टेट्स को अपने स्यूजरैंटी का कॉन्सेप्ट से हटना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है या नहीं? और फिर हमको एक यूनाइटेड फेडरेशन बनना पड़ेगा। दैट फेडरेशन का सपना तब पूरा होगा जब ब्रिटिशर्स अलाउ करेंगे। कैसे अलाउ करेंगे? दो चीज़ें ब्रिटिशर्स को हमें देना जरूरी होगा। वन इज कॉल्ड एज
the bicameral structure, right? That is the representation of the provinces at the level of the union. मैंने क्या बोला? The representation of the provinces at the level of the union. ये हो गया एक. दूसरा मेरे को डिवीजन ऑफ पावर चाहिए. क्या मतलब? अपन को डिवीजन मांगता है. ऐसा बोला? हाँ, करीब. इन अदर वर्ड्स कि मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रोविंसेस क्या कर सकते हैं और यूनियन क्या कर सकता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या करना चाहिए. तो ये फेडरेशन की डिमांड थी और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की डिमांड हुई. तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, इनको मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में ये प्रपोज किया गया कि इंडिया को चलो भैया बना देते, वरना गांधी जी के अगुवाई में देश बड़ा गुस्से में था. तो ब्रिटिशर्स ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हें दे देते हैं, वी विल गिव यू व्हाट इज कॉल्ड एज फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मिला कि नहीं मिला? अरे मिला ना. ऑलराइट, सो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में हमको सो कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर मिला. अब आप भी बोलोगे सर ये सो कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या कमाल की बात हो रही. तो बेटा ऐसे ना, ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे. उन्होंने हमको फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरेशन स्ट्रक्चर देने से ज़्यादा उन्होंने एक नया ही कॉन्सेप्ट दे दिया विच इज़ कॉल्ड एज डायआर्ची. अब इसको अलग अलग किताबें अलग अलग स्पेलिंग के फॉर्म में बोलते हैं. कोई इसे DYARCHY बोलते हैं और कोई इसको DIARCHY बोलते हैं. बट जैसे शेक्सपियर बोलता था व्हाट्स इन अ नेम, बिल्कुल सिंपल बात है, समझने वाली बात है. सो डायआर्ची के अनुसार ट्रू डिवीजन ऑफ पावर नहीं हुआ. बेटा समझने की कोशिश करो, देखो पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, ऐसे समझ में नहीं आती. रियली 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 एब्जॉर्ब दिस सब्जेक्ट. ओके, सो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर ना होकर दो लिस्ट बन गई. वन इज कॉल्ड एज द फेडरल लिस्ट, दूसरी को लिस्ट को बोला गया द प्रोविंशियल लिस्ट. प्रोविंशियल लिस्ट को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और इसको जैसे डिवाइड कर दिया गया तो ये हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ डायआर्ची. तो इसमें दो लिस्ट हो गई, वन वाज रिजर्व लिस्ट, वन वाज ट्रांसफर्ड लिस्ट. ये लो जी. अब मैंने प्रोविंसेस को बोला, मैंने कहा प्रोविंसेस हो गया, खुश हो गए तुम लोग, तुम्हें डिवीजन ऑफ पावर मिल गई. तो प्रोविंसेस ने ऐसा बिल्कुल ऐसा आंखें खोल के मेरी तरफ देखा, बोला कैसी बातें करो, ये कोई डिवीजन ऑफ पावर है? ऐसा जीना भी कोई जीना है? मतलब ये रिजर्व लिस्ट तो तब तक नहीं चलेगी ना जब तक वाइस रॉय, ओके, और द वाइस रॉयस लिस्ट जिसको बोला गया द फेडरल लिस्ट और द वाइस रॉयस लिस्ट, जब तक वाइस रॉय साहब उसको सहमति नहीं भरते. सो और वाइस रॉय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन्स. तो ये तो ट्रू फेडरेशन ना हुआ. और दूसरा जो बाइकैमरल स्ट्रक्चर बना, जो दूसरा हाउस जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, उसका तो केवल एडवाइजरी पावर्स है, तो वो तो हमें मिला ही नहीं. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको प्यार से बोलूँ, बिल्कुल प्यार से, ओके रुको मैं जरा ऐसा अनाउंस करके बोलता हूँ, अगर मैं इसको प्यार से बोलूँ तो आई कैन वेरी सेफली से दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कि बना मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से was aiming at or at least showing that they were aiming at making us into a federation. लेकिन it failed to form a federation in India. So इन्होंने ऐसा बहुत मेजर गेम खेली, ब्रिटिशर्स गेम बड़ी खेलते थे, लेकिन ये भूल गए. क्या भूल गए? कि जो उस टाइम पर जो मेजर नेशनल लीडर्स थे इंक्लूडिंग महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, Patel साहब, everyone, these people were all trained in law. They were absolutely aware of the law. तो इन्होंने they read the entire line and said, ये तो झूठ है. You are failing to form a federation, and that is why it is not going to be leading us to what the dream of India becoming a federation is. So result ये हुआ कि गांधी जी हो गए नाराज, और जब गांधी जी नाराज हो गए तो उसके रिटेलिएशन में द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 was triggered. So अभी तक ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आया ये हो क्या गया, जबकि देयर आर सेवरल अदर थिंग्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को शुड बी क्रेडिटेड विद, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कुछ बातें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, द थिंग्स जो कनेक्शन जो हमें मालूम होनी चाहिए, दैट द सेपरेट जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया गया टू सिख, टू क्रिश्चियंस एज वेल एज टू एंग्लो इंडियंस. फिर द पब्लिक सर्विस कमीशन was established, that is the Central Public Service Commission was established by this act. कुछ हद तक
there was also division of power. So diarchy was not completely gone on that part. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाज दैट ब्रिटिशर्स ने पहले ही ये सोच के रखा था दैट दे विल रिवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाय 10 years और विद इन 10 years. लेकिन क्या उनको सपने में आया था? क्या इतना जबरदस्त रिटेलिएशन हुआ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द फर्स्ट पैन इंडिया मूवमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये आ गया कि ब्रिटिशर्स को कभी नहीं मालूम था, जबकि चौरी चौरा इंसिडेंट के आसपास फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर एवरीथिंग वाज सस्पेंडेड. लेकिन ब्रिटिशर्स को बिल्कुल अजीब लगा, यार ये इतना जबरदस्त मूवमेंट. सो द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. और उन्होंने 1927 में, एक्चुअली 10 साल में आना था, बट 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया, विच वॉज अ 4-member कमीशन प्लानिंग टू रिवाइज द प्रपोजल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. अब पता नहीं है, एक मुहावरा होता है, उसे बोलते विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाली बात है. ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन तो बुला लिया, लेकिन देयर वाज नो इंडियन who was a representative or who was a part of the Simon Commission. So who was representing India? Nobody. So लेकिन साइमन कमीशन को बहुत सारे इनपुट्स मिले, जैसे द नेहरू रिपोर्ट की, as well as they tried to understand what Indians wanted. वैसे साइमन कमीशन काफ़ी बदनाम सा है, बिल्कुल, लेकिन साइमन कमीशन ने उतना बुरा किया नहीं था जितना उस बेचारे को डांट पड़ गई. क्यों? इसलिए डांट पड़ गई बिकॉज साइमन कमीशन के समय जब राइट्स हुए या फिर जो ऑपोजिशन हुए, तो उनमें से पुलिस एक्शन में हमारे द ग्रेट लीडर लाला लाजपत राय का निधन हो गया. एंड देन आई होप यू रिकॉल उसके बाद वाला इंसिडेंट्स ऑफ भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आज़ाद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो सिचुएशन ये थी कि उन्होंने हमें एक बड़ा मेजर धोखा दे दिया. तो लेकिन साइमन कमीशन का अगर सही मायनों में माना जाए तो साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट टेबल की तो दैट वाज 1930 हो गया था. फिर उसको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस किया गया, गांधी इरविन पैक्ट में भी डिस्कस किया गया. इनफैक्ट साइमन कमीशन ने इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रपोज कर दिया था, लेकिन तुम लोग तो मानते नहीं, तुम लोग मतलब ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स ने इस बात को माना ही नहीं, राइट. सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को अब हम देखेंगे कनेक्शन विद द नेक्स्ट एक्ट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. अब ये क्यों आया? बिकॉज हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पसंद नहीं था. हाँ, ये बात तो सही है. तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पसंद नहीं था, हमें फेडरेशन मिला नहीं था, हमको जो डिवीजन ऑफ पावर थी वो हमको मिली नहीं थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक बात जो ज़्यादा ज़रूरी है, फेडरेशन होने के लिए सिर्फ प्रोविंसेस का ही काफ़ी नहीं था, ना यहाँ ना पहले. ओके, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स ने राजवाड़ा से न बोला जाता है, इनको ब्रिटिशर्स ने बोला, मेरे प्यारे प्रिंसली स्टेट्स, हम तुमको चॉइस देते हैं, तुम फेडरेशन ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं. प्रिंसली स्टेट्स ने बोला ना, हम नहीं ज्वाइन करते, बताओ. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल टू फॉर्म अ फेडरेशन, तो 2 रीजन से फेल टू फॉर्म अ फेडरेशन. एक, तुमने हमको ऑटोनॉमी नहीं दिया, दूसरा तुमने प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दे दिया, तो वो तो ना ही बोलेंगे. सो रजवाड़ा से ना बोल दिया, और यहाँ पर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रोल. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 2-3 चीज़ों की वजह से आया था. एक आया था साइमन कमीशन की वजह से, मतलब उसके इनपुट्स आए थे. दूसरा, गांधी इरविन पैक्ट के समय डिस्कशन हो चुका था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो चुके थे. तो इन्होंने 1935 में एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स निकाला, और वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फाइनली लेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. कमाल एक्ट था. इनफैक्ट बोला जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 80% मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ऐसा उल्टा बोलते हैं कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है. बताओ, ये बड़ा काम का एक्ट था, अमंग्स द बेस्ट और द बिगेस्ट एक्ट जो कि ब्रिटिश टाइम पे निकाला गया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 ने कमाल कर दिया. क्या कर दिया? जो हमने सोचा नहीं था. पिछली बार तक प्रोविंसेस के लेवल तक डायआर्ची थी, यस. तो अब ये जो डायआर्ची थी, इसको बोला हम निकाल रहे हैं. सो डायआर्ची वॉज अबॉलिश, और ये डायआर्ची को सेंट्रल लेवल पर यानी कि फेडरल लेवल पर इम्पोज कर दिया गया. इंस्टेड ऑफ डायआर्ची एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस, पहली बार एक वो डिवीजन ऑफ पावर मिली जिसकी हमें बड़ी पुरानी तमन्ना थी, और वो जो पावर थी
दैट वाज द डिवीजन ऑफ पावर इनटू लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, जो आजकल हम लोग 7 शेड्यूल में बोलते हैं। तब ये थी द फेडरल लिस्ट, द प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। और आजकल हम 7 शेड्यूल में इसी को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। क्या प्यारा सा कनेक्शन हो रहा है। डू यू रियलाइज कि ये वो प्रोविंसेस, ये वो प्रोविंशियल थिंग थी जिसको हमें बड़ी पुरानी तमन्ना थी। तो क्या दे दिया तुमको, क्या दे दिया मतलब, अरे बाबा क्या दे दिया तुमको, तुमको डिवीजन ऑफ पावर दे दिया। जब डिवीजन ऑफ पावर दे दिया और बाइकैमरलिज्म ऑलरेडी था और बाइकैमरलिज्म केम इनटू द पिक्चर, तुम्हें रियलाइज हुआ होगा, इसको कनेक्ट करो 1773 में सब कहाँ चले गए। अरे बाबा 1773 पास का ही टाइम। 1773 में जब फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। हाँ, और 1833 में द मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन था। तब तक प्रोविंसेस के सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अबॉलिश कर दिया गया था। 1861 में अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो तुम नोटिस करोगे लॉर्ड कैनिंग की वजह से फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि मैं थोड़ी थोड़ी पावर्स देने लग गया टू द प्रोविंसेस। और मुबारक हो तुमको, क्या हुआ 1935 में तुम्हें मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। दिस इज हाउ यू स्टडी पॉलिटी, इसको बोलते हैं कनेक्शन। सो द लास्ट स्टेप और द मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर 1937 जब उसको एनफोर्स किया गया तब ये हुआ। सो डू यू रियलाइज ये सारी चीज़ें पढ़नी इतनी ज़रूरी क्यों है? इसलिए पढ़नी ज़रूरी है बिकॉज ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो मैंने तुम्हें बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हुआ। क्यों? बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि ये बाद में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाया ऑल द वे टिल 1950। जब 15 अगस्त 1947 को हमारे यहाँ से वो लोग चले गए ब्रिटिशर्स, हमने बोला बाहर जाओ, लेकिन वो चले तो गए लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बना नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था तो वो उस दौरान जब तक वो चले गए और जब तक हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, उस दौरान का टाइम इंटरिम टाइम वो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए याद रख सकते हैं। कैसे? एक तो हमें उन्होंने बता ही दिया डिवीजन ऑफ पावर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एटसेट्रा एटसेट्रा। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज ट्राइफर्केटेड, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और जिसको चाहिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया, बॉम्बे को सिंध से सेपरेट कर दिया गया, बिहार को उड़ीसा से सेपरेट कर दिया गया। very important concept of Government of India Act 1935 was also to give constitutional sanction rather to the Reserve Bank of India. फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का सपना था बट फेडरेशन नहीं बना। अरे क्यों नहीं बना? बनना चाहिए था। हाँ यार बनना तो चाहिए था, लेकिन ये जो रजवाड़ास थे ना, प्रिंसली स्टेट्स, इन्होंने ना बोल दिया। ये तो बड़ा बुरा हुआ। तो एक्चुअली हुआ क्या? तो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन आ गए। एक हो गया तुम्हारे पास कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल टू फॉर्म अ फेडरेशन, तुम बोलोगे येस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेल टू फॉर्म अ फेडरेशन, तुम बोलोगे येस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल टू फॉर्म अ फेडरेशन, व्हाई? बिकॉज तुमने हमको ऑटोनॉमी नहीं दी। एंड प्रिंसली स्टेट सेड नो। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया? एंड। तो ना तुम माने ना हम माने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेल टू फॉर्म अ फेडरेशन, व्हाई? बिकॉज प्रिंसली स्टेट सेड नो। तो हमको तो दे दिया तुमने ऑटोनॉमी, लेकिन हम ये फैसला अकेले लेकर करोगे क्या? सो इफ यू नाउ पे अटेंशन टू दिस पार्ट, तो हमें कुछ कुछ और चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। अब देखो कहानी, अब आई कहानी में ट्विस्ट, क्या से कैसे। अब देखो, अब इंजॉय करोगे। तो अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया गया। ओके, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास कर दिया गया। वेरी गुड। लेकिन फिर भी कहाँ, हमारे सपने तो पूरे ही नहीं हुए। ओके, हमको बनना था फेडरेशन। फेडरेशन बन नहीं सकता था जब तक प्रिंसली स्टेट्स ना बोलते। फेडरेशन बनेगा नहीं, डोमिनियन बनेगा नहीं, डोमिनियन बनेगा नहीं, हम आज़ाद होंगे नहीं। ओके, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टैंडिंग। और तुम लोग, दोज ऑफ यू जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, वो तो मुस्कुरा रहे होंगे, उनका सब कुछ एकदम रिवाइज हो रहा होगा। सो जो लोग ने अपने आप सेल्फ स्टडी किया, आई होप यू आर एबल टू टेक द प्रेशियस इनपुट्स फ्रॉम दिस पार्ट। अब इस दौरान हुआ क्या कि एक ना स्टेलमेट हो गया। चेस खेलते हो, चेस, ओके, स्टेलमेट हो गया, ना तुम जीते ना हम हारे। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सिचुएशन ये आ गई कि किसी को समझ में नहीं आया करे क्या, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स को मनवाना मेरा काम तो था नहीं, राइट? तो मैं तो ब्रिटिश की तरफ से बोल रहा हूँ।
तो अचानक लेकिन नोबडी न्यू को कहाँ कैसे होगा, लेकिन 1939 ओके द वर्ल्ड स्टार्टेड और रादर हिटलर स्टार्टेड व्हाट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड वॉर टू, एंड ब्रिटिशर्स को एक बड़ा जबरदस्त मिलिट्री मशीन ऑफ जर्मनी को टॉलरेट करना पड़ा। और हिटलर साहब ने तो अपना ही इरादा बनाया था, बोला था यार ब्रिटिशर्स को मजा चखाता हूँ। सो बाय द टाइम 1940 केम, दैट इज व्हेन हिटलर ने बैटल ऑफ ब्रिटेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं वो सब हिस्ट्री में नहीं जा रहा, तो उनको हमारी ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने बोला ओ माय प्यारे इंडियंस, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और उन्होंने एक्चुअली हमसे बिना पूछे ही हमको पार्टी टू द वॉर बना दिया लॉर्ड लिनलिथगाउ की मेहरबानी की वजह से। फिर उन्होंने हमको एक ऑगस्ट ऑफर दिया। ऑगस्ट ऑफर इसलिए ऑगस्ट ऑफर कहलाता है बिकॉज ये 8 अगस्त 1940 को दिया गया। 8 अगस्त 1940 को उन्होंने हमको एक बड़ा सॉलिड ऑफर दिया। अच्छा, ये उनको लगता है सॉलिड है। ऑगस्ट ऑफर में ये दिया गया कि मेरे प्यारे इंडियन भाइयों, ये सब ब्रिटिशर्स के पुराने तरीके थे। ऑल राइट, सो भाइयों मेरे डियर इंडियंस, तुम हमको सपोर्ट करो ड्यूरिंग द वॉर एंड आफ्टर द वॉर हम तुमको डायरेक्टली डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस थी। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस थी बाय द ब्रिटिशर्स कि भाई हम ना तुम्हें मदद बाद में डोमिनियन ऑफर दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ऐसे तो तुम ऐसे तड़पते रह रहे हो, ओके, बट हमारी मदद करो। पहले तो तुम्हें मालूम है कि अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया गया, तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन फाइनली वी एंटर्ड द वॉर इन सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स और इंडियन आर्मी। और ये जो गलत फहमियाँ पाल के रखी हुई है ना ब्रिटिशर्स ने, इनको ज़रा बता दिया जाए क्या कि ये लोग वॉर नहीं जीते, ये हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ पर जाके लड़ी है ना, तब जाके हम जीते। तो ये ब्रिटिशर्स क्या लड़ते हैं जर्मन्स के अगेंस्ट, ये तो इंडियन आर्मी के, तभी इतना सैक्रिफाइस हमारा था। और फिर हमने उनको मेन मटेरियल सब कुछ सप्लाई किया और फिर वी स्टार्टेड हेल्पिंग ब्रिटिशर्स इन द सो कॉल्ड परस्यूट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अगस्त ऑफर के 2 साल के बाद तक ब्रिटिशर्स भूल ही गए कि उन्होंने कुछ बोला भी था। ये पुराने आदत थे इनके। विंस्टन चर्चिल तब तक चैम्बरलेन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और उसने एक कैबिनेट बनाया था विच इज़ कॉल्ड एज द वॉर कैबिनेट। अब ब्रिटिशर्स थोड़ा बहुत ना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, सो दे वर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू मेक गुड दिस प्रॉमिस विच दे हैड डन। लेकिन एक अजीब सी बात हुई, जैसा होता है झटका पड़ जाता है। ना सिर्फ यूरोप में हुआ, ईस्ट में भी हुआ। ईस्ट में व्हेन सिंगापुर पे जापान ने अटैक किया तो द ब्रिटिश फोर्सेस हैड टू सरेंडर। वो एक कथा फिर किसी और दिन। लेकिन वो जो सरेंडर हुआ ना, ब्रिटिशर्स की आंखों के ऊपर से पर्दा हट गया। उन्होंने बोला ओहो ये तो गलती हो गई। सो दे हैसेंड अप और दे स्टार्टेड कमिंग अंडर दैट शॉक। और इस प्रिंसिपल एग्जिस्ट ऑफर को उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना इसको एक्चुअली फॉर्मलाइज किया जाए। और फॉर्मलाइज करने के लिए वो लोगों ने क्रिप्स मिशन को भेजा स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में इन 1942। क्या प्लान से? अरे प्लान तो वही था क्या कि भैया हम तुम्हें डोमिनियन बना देंगे, राइट। और जो डोमिनियन बनाएंगे उसकी कंडीशंस लेकर आए वो। तो क्रिप्स ना कंडीशन लेकर आए, तो क्रिप्स ने बोला 2 बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि हम तुमको ये देने को तैयार है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इससे सहमत होने चाहिए। तो ये जो इफ्स एंड बट्स वाली कहानी थी ना, ये क्रिप्स मिशन लेकर आया। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे। जब ऑफर आया डोमिनियन का, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक अलग से डिमांड शुरू हो जाएगी। पहले भी डिमांड हो गई थी, लेकिन इतनी फॉर्मली हो जाएगी ये किसी को नहीं समझ में आया। तो मोहम्मद अली जिन्ना हु वॉज द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, द हेड ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने एक नई डिमांड स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला ना, तुम हमको डोमिनियन दे ही रहे हो तो ऐसा करो सेपरेट डोमिनियन दे दो। क्या बात कर रहे हो? यस, तो हमको पाकिस्तान दे दो। गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस दे सेड नथिंग डूइंग बाबा, अनडिवाइडेड इंडिया चाहिए हमको। सो आइदर वेज ओके। और थोड़ा बहुत इसके अंदर की इंटरनल स्टोरीज और भी है, जैसे द शेड्यूल कैस्ट का कॉन्सेप्ट अलग था एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन फॉर द टाइमिंग जो बात इंपॉर्टेंट है, जो कि इस क्रैश कोर्स में मैं आराम से समझा पाऊंगा विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन ये है कि यार ये दोनों की है ना आपसी सहमति नहीं हुई बिल्कुल।
तो क्रिप्स ना बड़ा परेशान। क्रिप्स बोला यार ये कमाल करो, मैंने तुम्हें बोला है, मैं तुमको तब डोमिनियन स्टेटस के लिए हाँ बोल सकता हूँ जब तुम दोनों एग्री करोगे। तो ये दोनों एग्री तो करने को तैयार ही नहीं हुए, ये सेपरेट पाकिस्तान मांगते रहे और हम लोग इधर अनडिवाइडेड इंडिया मांगते रहे। तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई और यही सिचुएशन हुआ। क्रिप्स बोले भाई साहब मैं तो जा रहा लंदन। क्यों? क्योंकि आप हमारा तो बात मानते नहीं तुम। द प्लान फेल्ड, सो क्रिप्स मिशन फेल्ड टू गिव इंडिया द डोमिनेंट स्टेटस। नाउ गांधी जी बिकेम वेरी वेरी एंग्री और ठीक 2 साल के बाद जैसे ये चले गए ना, तो 9 अगस्त 1942 अगर तुम्हें मालूम है तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी लॉन्च व्हाट इज कॉल्ड एज द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब गांधी जी समझ गए कि यार ये ब्रिटिशर्स जो है ना, ये ना बात समझ नहीं रहे, दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी एस्पिरेशंस कितनी ज़्यादा है। सो एक बड़ा सा स्लोगन दिया गया, डू और डाई, करो या मरो। एंड ब्रिटिशर्स को पता चला कि कैसे होता है ऑपोजिशन, एंड दैट वाज अमंग्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, ओके, इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और फिर 1945 तक आते आते वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। अब लोग बोलते हैं ब्रिटिशर्स जीत गए या फिर अलाइड फोर्सेस जीत गए, अमेरिका वगैरह, लेकिन नुकसान भयंकर हो चुका था और एक कमाल हो गया। 1945 के वॉर के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ, ओके, उसमें विंस्टन चर्चिल हार गया और लेबर पार्टी का एटली, क्लेमेंट एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। क्लेमेंट एटली को ये कलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता था, सो उसने सेकेंड कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में, फिर से वही प्रपोजल लेकर। क्या प्रपोजल? कि भैया डोमिनियन बना लो, मान जाओ या तुम दोनों, ओके। फिर से दोनों नहीं माने, बट इस टाइम ओके कैबिनेट मिशन, सेकंड कैबिनेट मिशन 1946 एंड द वेवल प्लान, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा, जिन्होंने शिमला में इन सब लोगों को मनाने की कोशिश की, इन्होंने फाइनली इस बात तक सहमति हुई कि लेट अस गो फॉर द इलेक्शंस टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो क्रिप्स की बात थी वो दो थी, एक हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, दूसरा हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे, तो तुम अपनी इलेक्शंस, तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ऐसे थोड़ा बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शंस किए गए पूरे इंडिया में। जून ऑफ 1946 ओके के आसपास इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत इलेक्शंस कंडक्ट किए गए। हमने नहीं वोटिंग की, तुमने नहीं वोटिंग करी, ये मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिनको आजकल तुम लोग प्यार से एमएलए बोलते हो, ओके, उन्होंने वोटिंग करी, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए और इसको प्रोपोर्शनल इलेक्शन के फॉर्म में किया गया। मतलब ये सोचा गया कि हर 10 लाख इंडियंस के लिए एक सीट होगी और उस बेसिस पे 389 सीट्स का ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। 296 इलेक्शन से आने थे, 93 प्रिंसली स्टेट से आने थे बाय नॉमिनेशन। तो जब रिजल्ट आया तो 93 तो ऐसे ही आने वाले थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 208, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को मिले 73 और बाकियों को मिले 15। लो जी, जिन्ना साहब के सपने चूर चूर हो गए और उन्होंने सोचा क्या यार, मैं तो सोचा था हम जीत जाएंगे और हम जीत जाएंगे तो फिर हम एक यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे, बट वो पाकिस्तान कहलाएगा। राइट, सो दैट वाज अ सिचुएशन, बट ऐसा नहीं हुआ। सो ही वांटेड टू रूल ओवर अ बिगर प्लेस। बहुत सारे अंदर के राजनीति है जो इसका बारे में मैं तो बताता नहीं हूँ, हम तो बोले वाले लॉयर्स हैं, हमको तो सिर्फ पॉलिटी मालूम है। बट हो क्या गया कि मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू बॉयकॉट द प्रोसेस एंड कोई बात नहीं, बॉयकॉट हुआ कोई बात नहीं, बट 9 दिसंबर 1946 को एक बड़ा दिन आया। आहा क्या खूबसूरत दिन था। दैट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वाज इलेक्टेड फॉर इंडिया एंड वी स्टार्टेड राइटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहले एज आई टोल्ड यू मुस्लिम लीग ने इसको अग्री नहीं किया, फिर भी हमने इनका इंतज़ार किया। क्या हमने इंतज़ार किया और फिर बड़े मजबूरी होकर 22 जनवरी 1947 को हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। मूव तो 13 दिसंबर को कर लिया था, लेकिन यहाँ से स्टोरी हम अब अकेले ही चलने लगे। तो मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं ऐसे अचानक शायराना मोड में आ गया हूँ, बट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द डिस्कशन। अब हुआ क्या कि इस दौरान कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। कैसे हो रही थी? एक तो हिंदू मुस्लिम राइट्स स्टार्ट हो गए चारों तरफ, ओके। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स थे उनको ऐसा बोलते हैं कि उनको इंटरनल रिपोर्ट आने लग गई
कि ये राइट्स ना और फैलेंगे और सिविल वॉर हो जाएगा। और ब्रिटिशर्स ना सिविल वॉर से अब मतलब सोच के भी वो लोग शेयर उठते थे, वो इतने कमज़ोर हो चुके थे, तो उन लोग सोचे पापा ये सिविल वॉर हो जाएगा, हमसे सहा नहीं जाएगा। तो February 20 ऑफ 1947 को क्लेमेंट एटली रेडियो पे जाते हैं और बोलते हैं देखो मेरे प्यारे इंडियंस, हम लोग है ना जून 1948 से पहले पहले चले जाएंगे, चाहे तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हो ना बना हो, हम चले। हो अब हुआ जैस जो राइट्स चल रहे थे वो और ज़्यादा राइट्स हो गए, जो सिविल वॉर का चांस था वो और ज़्यादा हो गया। तो अब क्लेमेंट एटली भागने की जल्दी में थे और उन्होंने टू हैसन अप द प्रोसेस लॉर्ड माउंटबैटन को एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया भेजा। लॉर्ड माउंटबैटन बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने 3 जून ऑफ 1947 को एक प्लान बनाया। उस प्लान को माउंटबैटन प्लान बोलते हैं, कभी कभी 3 जून प्लान भी बोलते हैं। 3 जून और माउंटबैटन प्लान के अनुसार उन्होंने जिन्ना साहब को, नेहरू साहब को, सबको बुलाया। एक बहुत अच्छी फोटोग्राफ है, कभी गूगल पे सर्च करना। और दोनों को बुलाया, बोला क्या चाहिए बाबा? तो जिन्ना साहब बोले अपने को तो अलग सा पाकिस्तान चाहिए। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर माउंटबैटन प्लान को 3 जून 1947 को इंडिया को एक्सेप्ट किया गया, ब्रिटिश इंडिया को, कि इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये फर्स्ट टाइम डिसाइड हुआ 3 जून 1947 को, और उसके बाद ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पास किया गया, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑन 5 अगस्त ऑफ 1947 और पास कर दिया गया, 5 जुलाई ऑफ 1947 एंड 18 जुलाई को ये पास कर दिया गया। और बोला गया ऑन द अपॉइंटेड डे, वर्ड क्या यूज किया है, ऑन द अपॉइंटेड डे of 15th August 1947, the British India shall be divided into 2 autonomous dominions. One shall be called as India, the other one shall be called as Pakistan. तो ये था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये इसलिए पास किया गया क्योंकि अब माउंटबैटन प्लान हो गया था, खत्म हो गया था। ये इसलिए पास किया गया बिकॉज ट्रांसफर ऑफ पावर होनी थी, ब्रिटिशर्स को अब जाना था, तो उन्होंने इसको डिवाइड करते हुए गए। सो हुआ क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एज आई सेड, ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15th August 1947, British India shall be divided into 2 autonomous dominions. One shall be called as India, the other one shall be called as Pakistan. Pakistan shall be consisting of Muslim-dominated region of West Punjab, East Bengal, British Baluchistan, Sindh, Northwest Frontier Province, Khairpur, and so on and so forth. उसके बाद बोला गया from now onwards, all the members of the All India Services or the Indian Civil Services shall no longer be agents of the Crown, but shall be the servants of the Union. They shall no longer be answerable to the Secretary of State of India. They shall serve only the President of India. And that is why from now onwards no British law or the ratification of the British Parliament shall be required for our entire concept of running of the country. जिस दौरान तक हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और दैट इज द रीजन मेरा फ्रेंड्स कि 15th August 1947 को हम दो देश, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, वर बॉर्न। दोनों कंट्रीज को बोला गया था यू विल रिमेन डोमिनियंस टिल सच टाइम that you have your own constitution. So until 1950, 26 January 1950 तक हम लोग रहे डोमिनियंस, 1956 तक रहे पाकिस्तान एज डोमिनियन। तब तक you will be represented or you will be ruled or you will be the headed by a representative of the crown, जो हमारे केस में will be Lord Mountbatten. So ये हो गया हमारा सिचुएशन एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बाद हम आज़ाद हो गए। अब तुम्हें एक अजीब सा ख्याल आया होगा, सोचा ही नहीं कि तुम सोच रहे होंगे सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था और अब आ गया, उसमें एक हेडेक तो खत्म ही नहीं हुई, वो थी द प्रिंसली स्टेट्स। यस,
रजवाड़ास के बारे में क्या बोलने वाले हैं। तो लॉर्ड माउंटबैटन ने इनको एक बड़ा क्लियर शब्दों में एक बात बता दी। उन्होंने बोला, मेरे प्यारे डियर प्रिंसली स्टेट्स, यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेंसी हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। अब तुम्हारे पास मर्जी है, तुम इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करो, तुम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करो, तुम इंडिपेंडेंट रहकर कुछ हमारे साथ अलग से अरेंजमेंट करना चाहते हो कर लो। वो बात अलग है कि उनको क्या मालूम था कि एक हमारे पावरफुल आयरन मैन ऑफ इंडिया आएंगे, वल्लभ भाई पटेल, और प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया गया देखो बेटा प्यार से मान जाओ। ओके, सो वी आर नेक्स्ट ऑल ऑफ देम, राइट, मोस्टली बाय डिप्लोमेटिक मीन्स, बट देन सम लाइक हैदराबाद and Junagadh were by military means, and बाद में तुम्हें मालूम है जम्मू एंड कश्मीर that became a latest story with Raja Hari Singh episode. Either ways, okay, finally princely states also became a part of India, and we became India, and the other one became what is called as Pakistan, and Britishers went out of India for always, और हम बन गए Happy Independence Day. So 15th August 1947 हमको लगा था हम बनेंगे सिर्फ डोमिनियन, बट दैट वाज एन ऑटोनॉमस डोमिनियन। बाय द टाइम हम 26 जनवरी 1950 तक आए, वी एनफोर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी बिकेम व्हाट इज कॉल्ड एज सॉवरेन, और फिर हम बड़ी शान से हमने बोला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemn रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में आया था। आइदर वेज आई होप तुम्हें मालूम पड़ गया कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन ऑन दिस पार्ट। ओके, डेट्स एंड इवेंट्स याद करो, ये बड़ा ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। डेट्स एंड इवेंट्स स्पेशली इन द मॉडर्न पार्ट, मेक श्योर दैट यू नोटिस दिस पार्ट। चेंजेस विद इंडियंस क्या क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे है, बाइकैमरलिज्म कहाँ से है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब कुछ तुम्हें आना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो दिस, तुम्हारा कनेक्शन नहीं हुआ, यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस पार्ट। फिर एक एक एक्ट का क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में क्या हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें तुमको आनी पड़ेगी। यू कैन नॉट से कि ये हम नहीं करेंगे, यू विल हैव टू मेमोराइज। ओके, और कभी कभी आजकल खासकर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ए बी सी डी, ओके, में ऐसा आ जाएगा 1 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 5, वो कॉम्बिनेशन है। तो जितना डिटेल में मैंने तुम्हें बताया, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दिस। सारी टर्मिनोलॉजीज तुम्हें आनी चाहिए, जैसे डायआर्ची क्या होती है, बाइकैमरलिज्म क्या होता है, स्यूजरेनिटी क्या होती है, डोमिनियन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं आती। फेडरेशन क्या होती है, इनफैक्ट मेजोरिटी को नहीं आती, बट अब मैंने तो पढ़ा है। जो लोग मुझसे पढ़े हुए वो अब इसके किताबें लिख सकते हैं। बाकी लोग प्लीज़ अपने मृग तृष्णा से हटो एंड स्टार्ट स्टडिंग। फिर कनेक्शन विद टुडे, जैसे तुमको बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स मालूम होने चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होते हैं, ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग दिस पार्ट। ऑल्सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या महत्व था। हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ी, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, उसका क्रिटिसिज्म क्या था, उसका सपोर्ट क्या था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू कैन ऑलवेज कनेक्टेड विद टुडे। एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज का, या फिर जो इंडियन सिविल सर्विसेज या इंपीरियल सर्विसेज को इंडियन सिविल सर्विसेज में कन्वर्ट करते करते कितना फ़र्क आया, तो ये गवर्नेंस का भी टॉपिक आ जाएगा। सो मल्टीपल थिंग्स आप इसको कनेक्ट करोगे ना, तो तुम्हें ये समझ में आएगा। और अगर तुमसे नहीं हो रहा तो कृपा करके समय मत बर्बाद कीजिए। पॉलिटी विद सेड लाइफ, सेड लाइफ मैं हूँ SIDLIVE। मेक श्योर कि हमारा ये कोर्स ज्वाइन करो एंड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। तुम्हारा करियर है, टेक योर चॉइस। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स आई होप तुम रिवाइज कर सकते हो। यूज द कोड सेड लाइफ SIDLIVE और तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा। मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके पास 1 साल का समय है, मेक श्योर दैट यू टेक दिस 12 मंथ का कोर्स। जो लोग भी 2021 22 में दे रहे हैं या 23 में भी दे रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत वक्त है बेटा। 2 साल या 3 साल का कोर्स ले लो, तुम्हारी लॉटरी लग सकती है, बिकॉज इतना इंटेंस प्रिपरेशन होता है। and that is very very important that you take full opportunity of this. Use the code SEDLIVE SIDLIVE और full time। जो लोग ने ऑप्शनल लेना है, again repeating, use SEDLIVE and take an optional course, तुम्हारे और पैसे बचेंगे। In the words of Unacademy my friends, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे preamble, alright, तो ये रिवाइज हो जाना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे preamble। So
I hope everything is clear. Make sure that you revise this and take full advantage of this course. I'll see you next time. God bless. Thank you and Jai Hind.